आशीष देवगन। रात के 9 बज चुके हैं और आप देख रहे हैं सीएनबीसी आवाज पे टक्कर का इलेक्शन स्पेशल एडिशन। आखिरी चरण की वोटिंग के लिए चुनाव प्रचार आज शाम खत्म हो गया और करीब 75 दिन तक चुनाव प्रचार करने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कन्याकुमारी पहुंचे। यहां वो विवेकानंद रॉक मेमोरियल में ध्यान साधना करेंगे, लेकिन विपक्ष को मोदी का ध्यान लगाना बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा। विपक्ष का आरोप है कि कैंपेन खत्म होने के बाद पीएम मोदी का ध्यान लगाना भी एक तरह का चुनाव प्रचार ही है। कांग्रेस ने तो चुनाव आयोग से शिकायत भी कर डाली है, लेकिन बड़ा प्रश्न है कि 2024 के चुनाव प्रचार में क्यों पीएम मोदी पक्ष और विपक्ष के केंद्र में रहे। आज इसी पर होगी जोरदार टक्कर। मोदी का ध्यान, विपक्ष क्यों परेशान। सीएनबीसी आवाज के इलेक्शन स्पेशल में आज इसी की बात होगी और सबसे सटीक नतीजे और एग्जिट पोल भी हमें दिखाएंगे। तीसरी टर्म की गवर्नमेंट थोड़ी टफ रहती है, हमने वर्ल्ड वाइड ये देखा है। ट्रेंड्स तो तोड़े हैं, हमने कई बार तोड़े हैं और इस बार भी तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की मोदी जी के नेतृत्व में पूर्ण बहुमत की सरकार आएगी और एनडीए 400। पंजाब में इस लोकसभा चुनाव की आखिरी रैली करने के बाद प्रधानमंत्री मोदी कन्याकुमारी के लिए रवाना हो गए, लेकिन वहां रवाना होने से पहले पीएम मोदी ने विपक्ष पर अब तक का सबसे बड़ा प्रहार किया। गलती मत कीजिए मोदी को समझने की। अगर मोदी जिस दिन मुंह खोलेगा तुम्हारी 7 पीढ़ी के पाप निकाल करके रख दूंगा। उधर विपक्ष इस बात पर बेचैन है कि चुनाव के बीच मोदी ध्यान साधना के लिए क्यों जा रहे हैं। कांग्रेस तो इसके खिलाफ चुनाव आयोग तक पहुंच गई। 1 तारीख के बाद वो कहीं भी जाएं मेडिटेशन के लिए और 4 तारीख के बाद तो परमानेंट मेडिटेशन होगा उनको। मार्केटिंग करने जा रहे हैं, फोटो खिंचवाने जा रहे हैं। पिछले बार गुफा में बैठ के फोटो खिंचवा रहे थे कि मीडिया और कैमरा पे प्रतिबंध लगाएं। कहीं तपस्या के लिए दूर चले गए हैं, क्योंकि उन्हें भी तो कहना है आखिरी में जब परिणाम नहीं आएगा कि हमारी तपस्या में कुछ कमी रह गई थी। ধ্যান করলে কেউ ক্যামেরাকে নিয়ে ধ্যান করে? প্রতিবার দেখবেন ইলেকশনে যেদিন লাস্ট ইলেকশন তার 48 ঘন্টা আগে কোথাও না কোথাও ঢুকে বসে থাকে আর লোককে দেখায় ধ্যান করছি। जो 2024 का चुनाव है ये एक धर्म युद्ध की तरह है। इसमें एक तरफ वो लोग हैं जो धर्म के साथ खड़े हैं, दूसरी तरफ वो लोग हैं जो धर्म को मिटाना चाहते हैं। आसुरी शक्तियों का विनाश करने के लिए एक आध्यात्मिक शक्ति की जरूरत होती है। तो कांग्रेस का जो विरोध है वो धर्म विरोधी है, अध्यात्म विरोधी है, स्वामी विवेकानंद का विरोध कर रहे हैं ये। प्रधानमंत्री मोदी के लिए मेडिटेशन कोई नई बात नहीं है। केदारनाथ से लेकर द्वारका तक सब ने पीएम मोदी को ध्यान मुद्रा में देखा है, लेकिन सवाल है कि राम मंदिर से लेकर मेडिटेशन तक विपक्ष पीएम मोदी के पूजा पाठ से परेशान क्यों हो जाता है। आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी चर्चा, लेकिन 2024 के चुनाव प्रचार का विश्लेषण करना जरूरी है, फ्लैशबैक में जाना जरूरी है। शुरुआती दौर जब इस चुनाव को अनाउंस किया गया था, 400 पार के नारे के साथ बुलंद कैंपेन की बीजेपी ने शुरुआत करी। हार जीत से ज्यादा विपक्ष 400 के आंकड़े में उलझा रहा और कहता रहा कि बीजेपी 400 नहीं आ रही है, 400 नहीं आ रही है। प्रधानमंत्री मोदी ने मेरे इंटरव्यू में कहा भी कि विपक्ष सिर्फ इसी बात की अब बात कर रहा है। बीच चुनाव में क्या हुआ, पीएम मोदी पर पर्सनल अटैक हुए। लालू यादव बोले कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का परिवार नहीं है तो बीजेपी का हर कार्यकर्ता नरेंद्र मोदी का परिवार बन गया। और प्रधानमंत्री मोदी ने बोला कि यह देश ही मेरा परिवार है, मैं परिवारवादी नहीं हूं लेकिन यह देश मेरा परिवार है। उसके बाद खड़गे बोले क्या मोदी 2047 तक जिंदा रहेंगे, यानी नरेंद्र मोदी के जिंदा रिटायरमेंट, हर सवाल को लेकर बातें की गई। लेकिन ममता बनर्जी, अंतिम दौर की अगर हम बात करें तो ममता बनर्जी ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने पूरे देश को जेल बना दिया है। अखिलेश यादव बोले कि पहले मुझे लग रहा था बनारस जीत जाएंगे मोदी, लेकिन अब लग रहा है बनारस भी हार जाएंगे। सोचिए अखिलेश यादव का यह बयान। तेजस्वी यादव गुजराती वर्सेस बिहारी का मुद्दा लेकर आ गए अंतिम दौर के अंदर, चुनाव के अंदर। लेकिन प्रचार का जब अंत हो रहा है
तो विपक्ष मोदी की शिकायत लेकर चुनाव आयोग पहुंचा है, क्योंकि प्रचार का अंत है और कन्याकुमारी में मोदी का तप है और विपक्ष का जो ताप है वो बढ़ रहा है। मोदी का तप और विपक्ष का ताप बढ़ रहा है। लेकिन किसने कितनी ताकत झोंकी है, आइए वो भी आंकड़ा देख लेते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने 206 रैलियां करी हैं और करीब करीब उतने ही उस रैली और रोड शो करे हैं। राहुल गांधी उनसे काफी यंग हैं, 76 रोड शो और रैलियां हैं। प्रियंका गांधी 8 सभाएं और 10 रोड शो हैं। अखिलेश यादव 54 रैलियां हैं। ये एक मोटा मोटी आंकड़ा है जो आपको हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर मैं इसमें अमित शाह का आंकड़ा जोड़ूंगा तो ये बहुत आगे नंबर निकल जाता है, जेपी नड्डा का जोड़ूंगा तो बहुत आगे निकल जाता है। यानी एक तरफ मोदी थे, एक तरफ राहुल, प्रियंका, अखिलेश, ये तमाम लोग थे। और सोचिए नरेंद्र मोदी अकेले अपने दम पे 206 रैलियां और रोड शो करके चले गए और लगभग 80 इंटरव्यू दिए। राहुल गांधी ने ऐसा कोई बड़ा इंटरव्यू नहीं दिया, ये भी हम सबके सामने आया है। लेकिन आज का बड़ा सवाल यह है, क्या 2024 के चुनाव की धुरी भी सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी के इर्द गिर्द रही और यही बीजेपी चाह रही थी क्या? मेरे साथ बात करने के लिए गौरव भाटिया हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रवक्ता, स्वामी दीपांकर है, आध्यात्मिक गुरु, क्योंकि नरेंद्र मोदी ध्यान लगाने के लिए गए हैं, विपक्ष ध्यान को पर ऑब्जेक्शन कर रहा है। मेरे साथ विवेक श्रीवास्तव है, नेता लेफ्ट के, काशी में हमारे साथ थे, दिल्ली लौट कर आए हैं। सुनील यादव है, समाजवादी पार्टी के नेता प्रवक्ता, कंचना यादव है, प्रवक्ता आरजेडी की। आप तमाम लोगों का अभिनंदन है। लेकिन आखिरी चरण है, लेकिन मोदी तप कर रहे हैं, तो विपक्ष का ताप क्यों बढ़ रहा है, यह जानना जरूरी है। सुनील भाई, सुनील यादव, विपक्ष का ताप क्यों बढ़ रहा है नरेंद्र मोदी के तप से? आप भी करिए, कौन इंकार करता है? अमित जी, ठीक बात। अमित जी, अगर माननीय प्रधानमंत्री जी तप करने जा रहे हैं, ध्यान लगाने जा रहे हैं, भगवान की शरण में जा रहे हैं, तो किसी को कोई आपत्ति नहीं है। आपत्ति तो इस बात की है कि आज चुनाव प्रचार बंद हो गया, वो ध्यान लगाने कैमरों के साथ जाएंगे या बिना कैमरों के साथ जाएंगे? क्या मीडिया के लोग देश को यह भरोसा दिलाएंगे कि माननीय प्रधानमंत्री जी को डिस्टर्ब नहीं करेंगे, उनको ध्यान लगाने में आगे पीछे नहीं घूमेंगे? और अमीश भाई, हम आप सब लोग स्टूडेंट रहे हैं। जब पेपर खराब होता है ना, और जब स्टूडेंट को लगता है कि हम फेल हो जाएंगे, तो फिर उसका कोई ध्यान नहीं लगता है। तो ध्यान तो मुझे लगता है पाखंड है। क्योंकि मैं इसलिए कह रहा हूं पाखंड है, क्योंकि अगर यही ध्यान माननीय प्रधानमंत्री जी ने 10 सालों में देश की तरक्की के लिए लगा लिया होता, यही ध्यान किसानों की 2 गुना आय के लिए लगा लिया होता, नौजवानों के लिए लगा लिया होता। जी सुनील जी, आप ये क्यों कह रहे हैं कि जब स्टूडेंट फेल होने वाला होता है तो उसको ध्यान लगाना पड़ता है और उसका ध्यान नहीं लगाना पड़ता? मैं कह रहा हूं वो ध्यान नहीं लगा सकता। नौटंकी तो कर सकता है, लोगों को भ्रमित तो कर सकता है, ड्रामेबाजी तो कर सकता है, ठीक है। लेकिन अगर हम जान रहे हैं कि हम फेल होने जा रहे हैं तो हमारा ध्यान नहीं लगता अमीश भाई। ठीक है गौरव भाटिया, तो ध्यान तो माननीय प्रधानमंत्री जी का का भी नहीं लगेगा। वक्तव्य को रख लिया, गौरव भाटिया के पास मुझे जाने दीजिए। गौरव भाटिया, ये फेल होने की बात है, पास होने की बात है, या किसी का आध्यात्मिक कनेक्ट है, तो कोई क्या करे? अमित जी देखिए, सबसे पहले तो कहना चाहिए, जैसे जैसे मोदी जी की बढ़ रही है तपस्या, वैसे वैसे विपक्ष की बढ़ रही है समस्या। और ये क्यों है आपको मालूम है अमित जी? पिछले 2.5 महीने में आपने देखा, जैसे एक तपस्वी होता है ना, उसका ध्यान होता है केवल देश को आगे बढ़ाने के लिए, जनता के प्रति समर्पण, अपना रिपोर्ट कार्ड देना। 10 साल प्रधानमंत्री रहे, जिसके दामन पे एक दाग विपक्ष नहीं लगा पाया। वो जानता है कि वो उत्तीर्ण होगा। जब 4 जून को रिजल्ट आएंगे अमीश जी, तो 400 का आंकड़ा पार होगा एनडीए का। और इसीलिए ये विपक्ष घबराया हुआ है कि इस महारथी की, इस बाहुबली की हम लोग कैसे सामना कर पाएंगे। और याद करिए 2019 में क्या हुआ था। इसी तरह से मेहनत करके, अथक परिश्रम के बाद जब केदारनाथ गए थे ध्यान और अध्यात्म की बात करने नरेंद्र मोदी जी, तो भी ये लोग बिदक गए थे और इन्होंने कहा था, देखिए सुपड़ा साफ हो जाएगा, मोदी जी हार रहे हैं। 303 सीटें आई थी। अब आज सवाल ये होता है कि भाई जिसमें तपस्या करने की क्षमता है वो तपस्या कर रहा है।
आप लोग भी ध्यान लगाइए। आप नहीं लगा पाएंगे क्योंकि इनका ध्यान मुसलमान पे है, इनका ध्यान पैसे और भ्रष्टाचार पे है, इनका ध्यान परिवारवाद पे है, इसीलिए कोई तुलना नहीं होती है। ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं 2000 ये जो आप तस्वीरें देख रहे हैं ये 2019 के चुनाव की तस्वीरें हैं जब प्रधानमंत्री मोदी केदारनाथ गए थे। और मैं सुनील यादव आपको मौका दे रहा हूं। सुनील यादव, आप लोग भी ध्यान लगा सकते हैं, ध्यान क्यों नहीं लगाना चाहते आप लोग? और इंडिया गठबंधन तो मटन बनाने की प्लानिंग कर रहा है कि चुनाव के बाद मटन कैसे बनाना है। राहुल जी ने बोला कि पहले लालू जी ने और तेजस्वी ने हमें सिखाया, अब मैं और मेरी बहन सिखाएंगे। देखिए अमीश भाई, मैं इस चुनाव को जितना समझ पाया हूं, रिजल्ट 2004 जैसे आने जा रहे हैं और 4 जून को आना है। देखिए माननीय प्रधानमंत्री जी का सम्मान है, लेकिन उनको तपस्वी कह करके इस देश के हजारों लाखों तपस्वी और मुनियों का अपमान न करें। कोई तपस्वी ऐसा नहीं होता जो मंगलसूत्र पे बात करे, भैंस पे बात करे। कोई तपस्वी हो सकता है जो कोरोना में कहे कि थाली बजाओ, कोई तपस्वी हो सकता है जो कोरोना में कहे लाइट जलाओ, घंटी बजाओ। ये कोई तपस्वी कह सकता है? ये भैया हमसे मत कहलवाइए, क्योंकि हम प्रधानमंत्री जी की कुर्सी का सम्मान करते हैं। हालांकि वो 4 जून को पूर्व प्रधानमंत्री हो जाएंगे, उसके बावजूद भी सम्मान है। हम ये कह रहे हैं कि अगर यही तपस्या देश को तरक्की के लिए, देश में रोजगार के लिए, देश की अर्थव्यवस्था ठीक करने के लिए, देश में सामाजिक ताना बनाने के लिए अगर किया होता तो आज गौरव भाटिया की नौटंकी नहीं करनी पड़ती। गौरव जी देखिए ऐसा है अमीश जी, अब तो 4 जून बहुत पास है, पता चल जाएगा कि नौटंकी कौन करता है, औरंगजेब का आधुनिक युग में अवतार कौन है। और जहां तक कैमरे की बात इन्होंने करी, ऐसा ही तर्क सब दे रहे हैं कि ये पाखंड है, कैमरा क्यों है, धर्म निजी विषय है। तो ये देखिए, अब ये पाखंड है। अखिलेश यादव जालीदार टोपी लगा के और इफ्तार पार्टी करते थे मुख्यमंत्री आवास पे, और उसके बाद तस्वीरें खिंचवाते थे वोट बैंक के लिए। ये पाखंड है। पाखंड देखिए क्या है। ये तेजस्वी यादव अभी अपशब्द बोल रहे थे प्रधानमंत्री जी के लिए। अब ये मुसलमान नहीं है, लेकिन इफ्तार पार्टी करेंगे, नमाज पढ़ेंगे, रोजे नहीं रखेंगे। ये पाखंड है। ये देखिए, अभी एक और ममता बनर्जी भी बोल रही थी। ये देखिए पाखंड। ममता बनर्जी नमाज पढ़ने के लिए ठीक है, लेकिन अगर जय श्री राम बोलोगे तो चमड़ी उधेड़ देंगी। और हर बात का विरोध क्यों? अमीर जी आप मुझे बताइए, योगा डे अंतरराष्ट्रीय हो गया, नरेंद्र मोदी जी ने शुरुआत करी। ठीक है गौरव, इन्होंने उसका भी जो है गौरव ये तस्वीरें आ रही हैं विवेकानंद रॉक मेमोरियल से। आप देख सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। मैं कंचना यादव का रुख करता हूं। कंचना यादव, आप क्या कहना चाहती हैं? गौरव भाटिया ने जो बात बोली, देखिए ध्यान लगाना एक विषय है। अगर प्रधानमंत्री मोदी ध्यान लगा रहे हैं तो आप अपना ध्यान क्यों भटका रहे हैं? आप अंतिम चरण में ध्यान लगाइए अपना। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बद्रीनाथ जाएं, केदारनाथ जाएं, पूरी नहीं जाएं और बाकी जगह जा सकते हैं। पूरी में उन्होंने तो, उनके प्रवक्ता और कैंडिडेट ने कह दिया कि जगन्नाथ पुरी भी उनके भक्त हैं, वहां जाएंगे तो लोग घेर लेंगे। ऐसा इन्होंने काम किया। रही बात 4 जून के बाद जाए, चाहे जब जाए, उनकी मर्जी है। लेकिन वो प्रधानमंत्री किस लिए बने हैं? इसलिए नहीं कि वो पाताल लोक जाए, इसलिए नहीं कि वो कभी गोता मारते हुए पानी में जाए, इसलिए नहीं कि वो किसी गुफा में जाकर बैठकर कैमरा लेकर फोटो खिंचवाए। नहीं, थोड़ा कम से कम इस देश के युवाओं को इस लायक बना दिए होते कि वो भी एक सर्टिफिकेट लेके कि हमने सरकारी नौकरी या जिस भी नौकरी में हमने ज्वाइन किया हुआ है वो भी किसी फोटो खिंचवाने लायक होते। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अगर संत का काम कर रहे हैं तो फ्री है, वो जा सकते हैं, कर सकते हैं। अच्छा, ये कंचना जी आपने 2 बातें बनता है। कंचना जी आपने बोला वो केदारनाथ जी जाएं, बद्रीनाथ जी जाएं। केदारनाथ बद्रीनाथ का आपने तात्पर्य किया। केदारनाथ बहुत बड़ा ज्योतिर्लिंग है हिंदुओं का और बहुत बड़ी मान्यता है उसकी, केदारनाथ जी की। और आपने बोला कि वो गोता लगाने जाएं। वो गोता लगाने नहीं गए थे, मतलब उसकी आध्यात्मिक शक्ति जो है वो तो है ही, लेकिन उसकी पारंपरिक शक्ति भी है और साथ ही साथ महत्वपूर्ण है कि किसी का विश्वास भी है। और मुझे लगता है कि हिंदुओं का विश्वास भी है। वो वासुदेव कृष्ण का वो महल देखने गए थे द्वारकाधीश। अमीर जी आप ये सुन लीजिए, इस देश में 140 करोड़ लोग हैं। कोई दुर्गा पूजा, कोई काली पूजा, कोई शिव पूजा, कोई राम भक्ति, सबके अलग अलग अपने आराध्य होते हैं, लेकिन कोई कैमरा लेकर ऐसे नहीं बैठता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी
मोदी जी एक ऐसे व्यक्ति हैं जो फोटो शूट करते हैं, पूजा करते हुए, खैर उनकी अपनी है, लेकिन मैं एक सेकंड में उनसे यह भी पूछना चाहूंगी कि ठीक है वो इस कैमरे के महत्व को जानते हैं, इसलिए ये कह रहे हैं कि गांधी जी तब पॉपुलर हुए, तब जाने गए जब उन पर फिल्म बनी, मतलब ये सीधे सीधे गांधी जी का। ठीक है, स्वामी दीपांकर, प्रधानमंत्री मोदी के ध्यान पे बात है, वो गोता लगाने जा रहे हैं, वो केदारनाथ जी बद्रीनाथ जाते हैं। क्या आपको लगता है कि ध्यान तो कोई भी लगा सकता है, लेकिन देश के प्रधानमंत्री जा रहे हैं तो निश्चित तौर पर मीडिया उन्हें कवर करेगा। अब तेजस्वी जी अगर मटन बनाने का वीडियो डालेंगे तो वो भी तो कवर होता ही है, राहुल जी के साथ वो भी तो कवर होता ही है, वो मछली खाते हुए वीडियो लगाते हैं वो भी तो कवर होता ही है, वो संतरा सेब खाते हुए वीडियो लगाते हैं तो वो भी तो कवर होता ही है, वो केक काटते हुए वीडियो लगाते हैं वो भी तो कवर होता ही है। अमीश भाई, मैं मात्र ध्यान के विषय में कहूंगा, ध्यान करना भारत में रहने वाले प्रत्येक सनातनी का कर्तव्य भी है और अधिकार भी है, और ध्यान करना ही चाहिए जिस प्रकार मैं समझता हूं, क्योंकि ध्यान एक ऐसी चीज है। लेकिन प्रधानमंत्री को अधिकार है कि नहीं है? क्योंकि विपक्ष के नेताओं ने इतने प्रश्न खड़े कर दिए हैं, मुझे लग रहा है प्रधानमंत्री को ध्यान लगाने का अधिकार है कि नहीं है? अमीश भाई, ध्यान है शांति का प्रतीक, मगर उसको लेकर इतनी अशांति होना यह आश्चर्यजनक है। मगर हां, प्रधानमंत्री भी इसी देश के हैं भाई, भारत के प्रधानमंत्री हैं, गंगा में खड़े होकर माला भी घुमाते हैं। तो मैं समझता हूं कि अगर भारत के प्रधानमंत्री ध्यान कर रहे हैं तो इसमें किसी को भी आपत्ति होनी नहीं चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोग अपने घर में रोज पूजा पाठ करते हैं, प्रार्थना करते हैं। किसी को नहीं होनी चाहिए, आपके सामने हो रही है जी। तो आप मुझे बोलने तो दीजिए दादा जी। मैं राजनीति पर बात नहीं कर रहा, मैं ध्यान पर बात कर रहा हूं। आप नामांकन करने जाते हैं तो पूजा पाठ करते हैं, प्रत्येक दिन अपने घर पर पूजा पाठ करते हैं, और जब आप सब हर शुभ काम पूजा पाठ कर करते हैं और अन्य भी कोई करता है तो इसमें किसी को अतिशयोक्ति नहीं होनी चाहिए। चाहे वो गंगा में खड़ा होकर आचमन करे, चाहे भगवान कृष्ण के मंदिर में खड़ा होकर के उनका ध्यान करे। ध्यान करना तो शायद हमें लगता है हम लोगों की विरासत है। अगर हम अपने पथ से ही डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे तो मुझे लगता है कि हम अपने साथ ही नहीं, अपनी संस्कृति के साथ भी अन्याय कर रहे हैं। और ये स्वामी विवेकानंद का वो स्थल है जहां 3 दिन और 3 रात विवेकानंद जी ने ध्यान किया था, और तब जाकर शिकागो की यात्रा। तो मैं समझता हूं कि अ लिटिल नॉलेज इज ए वेरी डेंजरस थिंग। जब आप ध्यान पर प्रश्न उठाते हैं, आप राजनीति करते हैं, आप ठीक है। विवेक वांट्स टू रिप्लाई। आप सबको अनंत शुभकामनाएं। विवेक देखिए, मैं एक बात कह दूं जी मैं आपको बताता हूं, स्वामी जी मैं आपको बताता हूं। विवेक कुछ कहना चाहते हैं। विवेक जी, आप तो बहुत गुस्से में ध्यान लगाने को लेकर। स्वामी दीपांकर जी, नहीं बिल्कुल, मैं मेरे हिसाब से तो ये बड़ा गलत हो रहा है जो हो रहा है। और आचार्य दीपांकर, स्वामी दीपांकर जितना मर्जी जस्टिफाई कर लें। दीपांकर जी ये बताइए, ध्यान उसी दिन आप लगाएंगे जिस दिन इलेक्शन कमीशन कह रहा है प्रचार बंद हो चुका है, और मीडिया कवर करेगा और अपनी धर्म भक्ति पूरे देश में दिखाएंगे, इलेक्शन को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करेंगे? क्या यही हिंदू धर्म है आज? मैं आपसे पूछना चाहूंगा, इस टाइमिंग को मैं क्वेश्चन करना चाहूंगा। यह ध्यान 10 दिन पहले क्यों नहीं और 10 दिन बाद क्यों नहीं? यह क्रूशियल तभी क्यों होता है? राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की तारीख वही क्यों जिसके खिलाफ शंकराचार्य ने बोला? यानी कि धर्म का उपयोग स्वामी दीपांकर और हमारे प्रधानमंत्री दोनों लोग सिर्फ राजनीति और सत्ता के लिए कर रहे हैं, और यह निंदनीय है और संविधान के खिलाफ है। इसकी निंदा होनी चाहिए। आप जरूर ध्यान लगाइए, जरूर पूजा करिए। वाराणसी हम लोग होकर के आए, वहां हमने देखा, लेकिन इस तरीके से प्रदर्शन करना मात्र वोटों की गिनती को इन्फ्लुएंस करने के लिए और लोगों के अंदर मैसेज देने के लिए, पोलराइज करने के लिए, मतलब अगर प्रधानमंत्री विवेक भाई अगर प्रधानमंत्री ध्यान ना लगाते और वो कवर नहीं होता तो आपको लगता है वो इन्फ्लुएंस वोटर नहीं हो रहे थे? मतलब आप लोग चुनाव जीत रहे थे, तब अब कुछ गड़बड़ हो रही है? नहीं, हम तो वैसे देखिए, इंडिया अलायंस तो सत्ता में आ रहा है, हम तो पूरे कॉन्फिडेंस हैं, जितना मर्जी तो फिर डर काहे का कर लें और जितना मर्जी इनको बैकिंग। आचार्य क्यों लगता है वोटर इन्फ्लुएंस हो जाएगा नरेंद्र मोदी के इस एक्शन से, जिसको आप ड्रामा बिल्कुल नहीं होगा। मैं तो ये आचार्य दीपांकर जी जैसे लोग जितनी मर्जी बैटिंग कर लें, जितना मर्जी पोलराइज करने की कोशिश करें, जितना मर्जी घोषित करें। क्या पोलराइज करा भाई आचार्य जी?
ओके, अच्छा भाई, आचार्य आचार्य दीपांकर जैसे लोग धर्मगुरु होने के बाद जब क्लीन चिट देते हैं और धर्म का साथ ना दे करके राजनीति का साथ देते हैं, नेताओं का साथ देते हैं, और धर्मतंत्र जब राजतंत्र के नीचे आ जाता है तो प्रश्न पूछना चाहिए। ओके, जवाब लेना जरूरी है, जवाब लेना जरूरी है। स्वामी दीपांकर स्टर्न। अमीश भाई, अगर आप ध्यान प्रतिदिन करते हैं तो आप उस दिन मत कीजिए जिस दिन चुनाव प्रचार खत्म हो गया हो, ये धर्म के विरोध में है, ऐसा विवेक भाई कह रहे हैं। 10 दिन बाद कीजिए, 10 दिन पहले कीजिए, मगर उस समय पर मत कीजिए। और चर्चा सोचिए ध्यान की चल रही है, पीसफुल चर्चा है, उसमें इतना अवरोध और विरोध। आप विवेक भाई आप बोल रहे थे तो मैं चुपचाप सुन रहा था ना, आप जैसे आप कर रहे थे तो हम आप जैसे की सुन रहे थे। और सोचिए कि इस देश की खूबसूरती, इस देश में ध्यान पर चर्चा हो और वक्तव्य एक नास्तिक दे रहा हो और सामने आध्यात्मिक गुरु सुन रहा हो, इससे खूबसूरत देश हो सकता है कोई? मैं मात्र इतना कहना चाहता हूं, मेरा राजनीति से कोई लेना देना दादा फिलहाल नहीं है, मैं मात्र ध्यान पर चर्चा कर रहा हूं। और ध्यान पर जब चर्चा हो तो ध्यान करना प्रत्येक सनातनी का अधिकार है। विवेक भाई आपका भी है, आप करो या मत करो वो आपकी इच्छा, पीएम करें या ना करें वो पीएम की इच्छा। मगर मेरा मानना यह है अगर कोई ध्यान करता है उस पर इस प्रकार के व्यंग्यात्मक, इस प्रकार के कटाक्ष, इस प्रकार के शब्दावली, मैं समझता हूं कि आध्यात्मिक विवेक 30 सेकंड, देन गौरव भाटिया एंड कंचना यादव, गौरव भाटिया एंड कंचना यादव। ओके विवेक 20 सेकंड। आचार्य जी धर्म का उत्तर धर्म से दूंगा मैं। और पुरी के शंकराचार्य ने कहा था कि ये निश्चय करना होगा हिंदू समाज को, जिसमें आप आते हैं और अग्रणी हैं क्योंकि आप धर्मगुरु हैं, कि राजतंत्र पड़ा है या धर्मतंत्र। और आप जैसे धर्मगुरु, आप लोगों ने धर्मतंत्र को राजतंत्र और सत्ता के नीचे लगाया है। नहीं बिल्कुल नहीं, ये नहीं बोल सकते आप, नहीं ऑब्जेक्शनेबल है, सबसे बड़े धर्मगुरु हैं। नहीं ये ऑब्जेक्शनेबल है, बिल्कुल सही है। क्योंकि आप बताएं कि क्या ध्यान का प्रदर्शन करना, पूजा का प्रदर्शन करना, फोटो ऑफ करना, वोट मांगने के लिए, एक सेकंड बार ये कहा जा रहा है, प्रचार बंद कर दिया हो, इलेक्शन आपको मौका दूंगा, लेकिन लेट गौरव भाटिया आल्सो रिप्लाई टू दिस। नहीं एक सेकंड आपने, लेकिन बार कहा जा रहा है कि ऐसी बात अच्छी नहीं कहा। एक बात कह दूं, स्वामी दीपांकर मैं आपको मौका दूंगा आगे, लेकिन पॉइंट ये है कि बार कहा जा रहा है कि धर्म का प्रदर्शन नहीं करना चाहिए, जो ध्यान लगाया जा रहा है उसका प्रदर्शन नहीं करना चाहिए। खाना हम सब डेली खाते हैं, तो मछली खाने का वीडियो क्यों लगाया तेजस्वी यादव जी ने? डेली फल खाते होंगे तो फल लगाने का, खाने का वीडियो क्यों लगाया तेजस्वी यादव ने? अब केक तो जन्मदिन पे काटते होंगे, लेकिन जन्मदिन तो था नहीं उस दिन हवाई जहाज के अंदर, 200 रैलियों का रेला था, तो केक काटने का वीडियो क्यों लगाया? तो ये सब भी सवाल आ सकते हैं बीच के अंदर, और उसका जवाब क्या होगा? गौरव भाटिया। अमीश जी, स्वामी दीपांकर जी ने बहुत अच्छी अध्यात्म पे बात करी, मैं अब राजनीतिक बात एक करता हूं। देखिए, लेकिन विवेक कह रहे हैं कि धर्म सत्ता राज सत्ता से नीचे हो गई है आज के युग में, ये विवेक ने बोला। देखिए, ये इसलिए बोल रहे हैं कि लेफ्ट पार्टी हमेशा से लेनिन के जूतों के नीचे रही है, मार्क्स के जूतों के नीचे रही है, इसलिए ये उनकी सोच है। मैं एक आपसे राजनीतिक बात करता हूं। आज नरेंद्र मोदी जी जब ध्यान लगा रहे हैं तो वो अपनी चेतना को जागृत करने के लिए लगा रहे हैं। इससे दूसरे व्यक्ति को क्या दिक्कत है? दिक्कत किसे है? दिक्कत उसे है जिसने कहा कि भारत में बहुसंख्यकवाद की कोई जगह नहीं है, कांग्रेस पार्टी। दिक्कत उस समाजवादी पार्टी को है जो वोट जिहाद की बात कर रही थी। दिक्कत उस आरजेडी को है जिसके मुखिया लालू प्रसाद यादव ने कहा मुसलमानों को पूरा आरक्षण मिलना चाहिए। और दिक्कत क्यों है, समस्या क्यों है तपस्या से मोदी जी की? अमीर जी, इसलिए है कि जब एक हिंदू जो सहिष्णु है वो देखेगा कि उसके प्रधानमंत्री में इतनी सात्विक शक्ति है, इतनी ताकत और ऊर्जा है, और वो ईश्वर की तरफ जो है ध्यान लगाता है, तो इनको लगता है कि इनको चोट लगेगी, चोट लगनी चाहिए। कंचना यादव करोगे कि हिंदू जागृत ना हो, ऐसा होता नहीं है। और एक बात और कह दूं, एक बात बड़ी महत्वपूर्ण है अमीर जी, 10 सेकंड। उस पार्टी के प्रवक्ता का मैं क्या जवाब दूं? एक बात और, उस पार्टी के प्रवक्ता का मैं क्या जवाब दूं जिसके मुखिया ही कह चुके हैं कि वो बायोलॉजिकल नहीं है। मतलब जग हंसाई कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। अरे तब करना है जाइए तपोवन, जब 4 तारीख के बाद आपका रिटायरमेंट हो जाएगा। अभी तो आप कार्यकारी प्रधानमंत्री हैं इस देश के, और आपका दायित्व बनता है। घोटाले वालों 200 प्लस रैलियां की,
चारा तो मैं गिफ्ट करूंगा आपको। चुप रहिए गौरव भाटिया जी। अरे चंदा चोरो चुप रहो, ठीक है? तुम्हारी भाषा में मुझे भी जवाब देने आता है। चारा खिलाएंगे भैंस के साथ खड़े होके। आपकी पार्टी के लीडर भैंस के ऊपर और चारा खाएंगे। चेक करो गौरव भाटिया, चेक करो कि तुम बायोलॉजिकल अरे तमीज से बात करें। अभी जी ये बायोलॉजिकल चेक कर रही है, कौन है भाई? अब बताइए, मेरी छोटी बहन है, अगर मैं इनसे कहूँ लालू प्रसाद यादव का बायोलॉजिकल बेटा नहीं है तेजस्वी, तो अच्छा लगेगा? नहीं ये बताइए, मैं कह रहा हूँ। नहीं तो मैं कहूँ मेरा निवेदन है भाई, चुनाव का अंतिम दौर आ गया, मेरा निवेदन मानिए और भाषा की मर्यादा को बना के रखिए। ओके कंचना यादव, आप 30 सेकंड में रखिए, देन गौरव यू रिप्लाई। मोदी जी कह चुके हैं, उनसे पहले कहिए बात करने की तमीज सी क्या है, सलीका। ये चारा खाने से यही हाल होता है, असर सीधा दिमाग पे पड़ता है। जो लोग चारा खाते हैं इंसान होके उनके दिमाग में और उनकी सोचने की क्षमता पे असर पड़ने लगता है। तुमको भारतीय जनता पार्टी पता नहीं क्यों। अरे भाई हमें ये सर्टिफिकेट नहीं चाहिए चारा घोटालों का। अपनी अरे भैंस के गोबर से नहाने वालों, बस करो। गोबर बुद्धि में है क्या तुम्हारी? चुप करो तुम। नहीं बुद्धि में है। एक सेकंड, ये नहीं। देखिए मेरा बड़ा रिप्यूटेड शो है, मुझे लगता है भाषा की शालीनता रखिए। ओके मैं एक ऑडियो खोल रहा हूँ। कंचना आप अपनी 30 सेकंड में बात को समाप्त करिए, देन गौरव जी मैं आपको मौका दूंगा उसके बाद। गौरव भाटिया आई गिव यू चांस। 1 सेकंड पीसीआर, फॉलो माय कमांड। ओके कंचना यादव 30 सेकंड आपके, देन गौरव भाटिया 30 सेकंड। कंचना जी थोड़ा सलाह, नहीं तो तुमको यहीं पर मैं घेरूंगी और सबसे बदतमीज प्रवक्ता हो तुम आज तक के। चलिए कंचना आप अपने विषय को रखिए प्लीज। कंचना आप अपने विषय को रखिए। 30 सेकंड बीच में गौरव भाटिया कर रहे हैं। तुम्हारी इज्जत की 1-2 बात, इसका मतलब यह नहीं कि तुम सबसे बदतमीज प्रवक्ता नहीं हो। मुद्दों पर बात करो चंदा चोरा। जब मैं बात कर रही हूं तो बीच में तुम घुसो नहीं। अपनी अक्ल, और तुम नॉन बायोलॉजिकल हो, तुम्हारे प्रभु नहीं देखिए ओके गौरव भाटिया को लेके आइए। जी गौरव भाटिया को लेके आइए। 30 सेकंड गौरव भाटिया को दीजिए। गौरव भाटिया, एंड लेट्स नॉट गेट पर्सनल। कंचना जी मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है, और आप भी गौरव बोलिए। अमीर जी बहुत सम्मान के साथ एक बात कहता हूं, चर्चा अच्छी चल रही थी, विषय पे चल रही थी। नरेंद्र मोदी जी के बयान को तोड़ मरोड़ के बायोलॉजिकल पे लाई और व्यक्तिगत टिप्पणी करके कहा इनका भी टेस्ट कराइए, ये बायोलॉजिकल नहीं है। अब आप मुझे बताइए इस तरह की व्यक्तिगत टिप्पणी करने की क्या जरूरत थी? लेकिन मैं फिर भी चर्चा पे रहते हुए एक और बड़ी बात कहता हूं। नरेंद्र मोदी जी वो प्रधानमंत्री हैं जो विकसित भारत की बात करते हैं, और आपको मालूम है विवेकानंद जी शिकागो जाने से पहले जब वो ध्यान लगाते हैं, उन्होंने विकसित भारत का सपना देखा था। उस सपने को कोई साकार कर रहा है, आगे बढ़ा रहा है मजबूती से, तो वो नरेंद्र मोदी जी हैं। इसलिए ये जो ध्यान लगाने की प्रक्रिया है, ये इतिहास के पन्नों में स्वर्णिम अक्षरों में दर्ज की जाएगी कि ऐसा भी प्रधानमंत्री आया था जिसने विवेकानंद जी के सपने को साकार करने के लिए अथक परिश्रम और प्रयास। जी मैं रुक करता हूं सुनील यादव का। सुनील यादव आपकी टर्न है। ध्यान लगाने को लेकर इतना बड़ा पॉलिटिकल पॉइंट क्या है, इतनी परेशानी क्यों है? देखिए अमीश भाई, मैंने शुरुआती दौर में ही कहा ध्यान लगाना उनका निजी विषय, उस पर कोई टिप्पणी नहीं है। लेकिन अभी बीजेपी के प्रवक्ता ने कहा कि माननीय प्रधानमंत्री जी एक ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिनको किस में याद रखा जाएगा कि वैक्सीन बनाने वाले से भी चंदा ले लिया, किस में याद रखा जाएगा? गाय काटने वाली कंपनियों से भी चंदा ले लिया, किसमें याद रखा जाएगा? जो स्वतः कह रहे हैं कि हम अवतारित पुरुष हैं, जो कह रहे हैं कि गांधी को कोई जानता नहीं था, जो कह रहे थे कि हमने ईमेल कब यूज किया था, बादलों में रडार को छिपा रहे थे, जो कह रहे थे रंगीन कैमरा फोटोग्राफी उनके पास सबसे पहले था, बंगाल की मेट्रो ट्रेन बचपन में देखने गए थे। देखिए हम माननीय प्रधानमंत्री जी का सम्मान करते हैं, लेकिन जिस तरीके के बयान, जिस तरीके का ज्ञान, जिस तरीके की बातें, अभी ये बात आई कि विकसित भारत की बात कर रहे हैं। अच्छा बताइए इस देश में कौन व्यक्ति है जो नहीं चाहता? अच्छा पर सुनील यादव जी, आप लोगों का भी ऑब्सेशन विद नरेंद्र मोदी इतना ज्यादा है। कैंपेन की शुरुआत मोदी के नाम के साथ, कैंपेन का अंत मोदी के नाम के साथ, वो ध्यान लगाए आपको तकलीफ है। लालू यादव ने बोला उनका परिवार नहीं है। अच्छा मोदी को लेकर गाली गलौच इस चुनाव में दोबारा हुआ। क्या आपको लगता नहीं है आप लोग ऑब्सेस्ड हो गए नरेंद्र मोदी से?
और नरेंद्र मोदी के वोटर को, नरेंद्र मोदी को अपने वोटर से कनेक्ट होने में वो इस्तेमाल करते हैं इन सब बातों का, और अंत में जो नतीजा आता है वो मुझे बताने की आपको आवश्यकता नहीं है। 4 जून को दिखेगा वो। नहीं 4 जून को तो आपकी भी भाषा पलट जाएगी क्योंकि रिजल्ट पलट रहा है। लेकिन जो आप बात कर रहे हैं माननीय प्रधानमंत्री जी की कि आखिर मोदी ही क्यों, तो देश के किसानों को बर्बाद करने वाले का नाम मोदी है, देश से पैसा लेकर के भागने वालों का नाम मोदी है, देश में चंद उद्योगपतियों के लिए काम करने वाले का नाम मोदी है, देश के बेरोजगार नौजवानों का भविष्य बर्बाद करने वाले का नाम मोदी है, देश के पिछड़े दलित महिलाओं का अपमान आरक्षण छीनने वाले का नाम मोदी है। देश का संविधान गौरव भाटिया जवाब ले लेते हैं। गौरव भाटिया का नाम एक बहुत बड़ी खबर आ रही है। गौरव भाटिया, बहुत बड़ी खबर आ रही है। बंगाल की रैली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बहुत बड़ी स्टेटमेंट दी थी, लेकिन वो स्टेटमेंट इस समय हमारे पास है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या बोला था कि 4 जून के बाद क्या होगा, सुनते हैं प्रधानमंत्री मोदी ने क्या बोला। 4 जून के बाद अगले 6 महीने में देश में बहुत बड़ा राजनीतिक भूचाल आने वाला है। ये परिवारवादी पार्टियां अपने आप बिखर जाएगी। बहुत बड़ा राजनीतिक भूचाल आने वाला है। गौरव भाटिया, इसके मायने क्या है? क्या राजनीतिक भूचाल आएगा 4 जून के बाद? इसके मायने क्या है? प्रधानमंत्री मोदी ने बोला परिवारवादी पार्टियां बिखर जाएंगी। देखिए अमीर जी, प्रधानमंत्री जी ने जो बात कही है बहुत सोच समझ के कही होगी, इसलिए मैं उस पर कोई टिप्पणी करके उसका विस्तार नहीं करूंगा। लेकिन एक बात जरूर कहूंगा, जब 400 का आंकड़ा पार एनडीए का होगा तो एक मजबूत सरकार आएगी। ये मजबूत सरकार क्या करेगी? जो नरेंद्र मोदी जी का संकल्प है, भ्रष्टाचारियों को जूते की नोक से कुचल देगी, परिवारवाद को खत्म करके योग्यता को आगे बढ़ाएगी, पद निरपेक्षता को आगे करेंगे और तुष्टीकरण की राजनीति को समाप्त करेंगे। लेकिन सपा के प्रवक्ता की बात का उत्तर दे दूं, सपा और अखिलेश यादव को क्यों याद किया जाता है? आप याद करिए, ऐसा पुत्र जो पिता को कुर्सी से हटा दे, या तो औरंगजेब था या अखिलेश यादव थे। ये देखिए, गायत्री प्रजापति ये दोष सिद्ध हैं रेप केस में, और उसको मंत्री बनाया अखिलेश यादव ने। जी, राजनीतिक भूचाल क्या आएगा? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो बोला कि 4 जून के बाद एक बड़ा भूचाल आएगा, राजनीतिक पार्टियां बिखर जाएंगी, वो भूचाल क्या आएगा? सुनील यादव, गौरव शांत होइए, आपकी बात का जवाब। सुनील यादव 30 सेकंड। अमीश भाई, जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है 4 जून के बाद भूचाल आएगा, राजनीतिक भूचाल ये होगा जिन्होंने किसानों, राजनीतिक भूचाल क्या होगा? जिन्होंने किसानों को बर्बाद किया, जिन्होंने जमीन का घोटाला किया, जिन्होंने चंदा चोरी की, वो सब जेल में होंगे। आप देखिएगा, जेल से भूचाल आएगा, सबका हिसाब किताब होगा, कोई बचेगा नहीं 4 जून के बाद। लेकिन परिवारवादी पार्टियों में बोल रहे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो। जी, गौरव भाटिया, देखिए प्रधानमंत्री जी तो क्या बोलते हैं, क्या नहीं बोलते, परिवारवाद। गौरव की बारी है। गौरव को 30 सेकंड दीजिए। अपनी बात रख लूं, बीच में ना बोले। सुनील जी, देखिए, जब आप कहेंगे परिवारवादी पार्टियों का बुरा समय आ रहा है, नष्ट हो रही है, तो थर-थर कांपते हैं सपा के मुखिया भी और प्रवक्ता भी। जब से पार्टी बनी है, यादव परिवार के बाहर का कोई अध्यक्ष नहीं मिला इनको, और यही हाल आरजेडी का भी है, तो डर तो लगेगा ना। और भ्रष्टाचार इतना किया है, अब जब भ्रष्टाचारी पकड़े जाएंगे, जेल की सलाखों के पीछे जाएंगे, तो इनको तो डर लगना स्वाभाविक है। और अमीर जी, सबसे बड़ी बात क्या है, इस पूरे चुनाव में नरेंद्र मोदी जी, जैसा आप कह रहे थे, केंद्र में थे, विपक्ष भी उनकी बात कर रहा था, जनता भी उनको आशीर्वाद दे रही थी, और हम भी कह रहे थे कि हमारा रिपोर्ट कार्ड ये है। लेकिन पंचर साइकिल की बात किसी ने करी? चारा घोटाले का लालटेन की बत्ती बुझ गई, किसी ने बात करी? ओके, सुनील यादव जवाब। किसी ने बात करी? नहीं, अपनी नहीं बता पाए। सुनील यादव, देखिए मैं केवल अमीश भाई, प्रधानमंत्री ने तो बड़ी सारी और भी बातें कही। जी, देखिए, नीरव मोदी से लेकर के जो देश का पैसा लेकर के बाहर भागे हैं, वो भी जेल में नजर आएंगे। जिन्होंने सरकार रहते देश में पैसा चुराया है,
वो पीएम केयर फंड से चुराया हो, चंदा चोरी से चुराया हो, बड़ी बड़ी योजनाओं से चुराया हो, नमामि गंगे से चुराया हो, वो सब आपको जेल में नजर आएंगे। और एक नई सरकार नजर आएगी, और नई सरकार में किसान, पिछड़ा, दलित, मुसलमान, अगड़ा, बेरोजगार, महिलाएं और देश की सीमाएं सबके सब सुरक्षित होंगे। और हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव ने एक बात और कही, 4 जून को मीडिया को भी आजादी मिलेगी, आजादी मिलेगी। और ये इस तरीके के कुतर्क करने वाले लोग आप टीवी पे नजर नहीं आएंगे। देखिएगा 4 जून के बाद इनको नहीं बिठा पाएंगे आप। ठीक है, गौरव भाटिया दल बदल के कहीं घूम रहे होंगे, गौरव भाटिया दरवाजे खड़े होंगे। गौरव भाटिया रिप्लाई। देखिए ऐसा है अमित जी, आपने ध्यान की बात करी। नरेंद्र मोदी जी तो ध्यान लगा रहे हैं, ईश्वर से प्रेरणा ले रहे हैं, लेकिन जब अखिलेश यादव मुख्यमंत्री पद से हट रहे थे तो उनका पूरा ध्यान कहाँ केंद्रित था। ये एक बड़ी अच्छी तस्वीर है, टोटी चुरा ली सरकारी बंगले की। अब उनको याद किस लिए किया जाता है? मुजफ्फरनगर दंगे, टोटी चोर, 200 रुपए की टोटी चुराई, ध्यान सारा टोटी पे था। क्या एक मुख्यमंत्री के ये लक्षण होने चाहिए? आप बताइए मुझे, ये बड़ी दुख की बात है। प्रधानमंत्री ने भी इसका जिक्र किया था अपनी एक चुनावी रैली में। प्रधानमंत्री ने भी इसका जिक्र किया था, सुनील यादव। एक और तस्वीर है, देखिए बेहतरीन। हालांकि मेरी ऐसी कोई आदत नहीं है कि मैं पर्सनल टिप्पणी करूं, लेकिन जो लोग अखिलेश यादव जी को जानते हैं, टिप्पणी हो गई। नहीं, प्रधानमंत्री ने भी एक रैली में जिक्र किया, तो हम भी तो कह रहे हैं, टोटी का सबसे खराब हम भी कह रहे हैं। अरे भाई वही बात कह रहे हैं, अगर इनको लगता है कि हम लोगों के पास टोटी है तो 4 जून के बाद वो टोटी कहां, किसके, कैसे फिट करनी है वो हम लोग जानते हैं। हम सूची बनाए हैं, वो टोटी सेट करेंगे, फिट करेंगे, किसको कहां करनी है ये 4 जून का रिजल्ट बताएगा। तो हम पर्सनल नहीं जाते हैं, हम जानते हैं 4 जून के बाद आप या तो कांग्रेस के दरवाजे खड़े होंगे या समाजवादी पार्टी के दरवाजे खड़े होंगे कि माई बाप हमको ले लो, हमारी दुकान बंद हो गई। देखिए तीर निशाने पे लग गया अमित जी, तीर निशाने पे लगा है। सरकारी बंगले की 200 रुपए की टोटी चुराई, और ये कहना जरूरी है, इसीलिए जनता तीर निशाने पे लगाएंगे। नहीं पर सुनील यादव, चलिए बाहर खड़े रहते थे, लेकिन बीजेपी ने तो इसको चुनावी मुद्दा बनाया ना। एक सेकंड, और तुम्हारी आदत भी जानते, लेकिन बीजेपी ने तो इसको चुनावी मुद्दा बनाया ना। प्रधानमंत्री ने बोला कि ये तो टोटी भी नहीं छोड़ते। आगे बढ़ो, 11 रुपए लो, दिहाड़ी लो, आगे बढ़ो। देखिए हम क्या कह रहे हैं, जिसने इस देश को बर्बाद कर दिया हो, ठीक है, अच्छा बताइए, जिस प्रधानमंत्री ने 80 करोड़ लोगों को गलत वैक्सीन लगवा दी हो सिर्फ इसलिए कि उस कंपनी से पैसा मिल गया है, उस आदमी को क्या सोचेंगे आप? उस आदमी के बारे में क्या बात करेंगे आप? उस आदमी का हिसाब किताब तो 4 जून के बाद, 4 जून के बाद हिसाब किताब होगा। लेकिन नंबर गेम में क्या होगा, क्या चलिए, क्योंकि नंबर गेम जरूरी है। मेरे व्यूअर जानना चाहेंगे कि भारतीय जनता पार्टी जीत रही है या इंडिया अलायंस जीत रहा है, या दोनों या फ्रैक्चर्ड मैंडेट आ रहा है। विवेक ऐसा माना जा रहा है कि अगर भारतीय जनता पार्टी को नॉर्थ में थोड़ा बहुत नुकसान होता भी है तो ईस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री में भारतीय जनता पार्टी का बहुत बड़ा प्रभाव होगा, यानी वहां पर बहुत बड़ा फायदा होगा। क्या आपको लगता है कि इसीलिए नवीन बाबू का वो वीडियो वायरल हो गया, नवीन पटनायक का वो वीडियो दिखाइए जरा विवेक जी। देखिए मेरे हिसाब से ये एनालिसिस ठीक नहीं है, बल्कि मैं कहूंगा कि इस वक्त बीजेपी और आरएसएस दोनों बैकफुट के ऊपर हैं। अगर आप संघ की आइडियोलॉजी को पुराने आप एनालाइज करेंगे गोलवलकर के टाइम पे, उसके बाद में, और जो सरसंघचालक बाद में आते रहे हैं, तो स्वदेशी को छोड़ करके 100% एफडीआई नरेंद्र मोदी के प्रेशर में सरकार ने अपनाई है, और आरएसएस को सुनना पड़ा है। क्योंकि आज ना बीजेपी को कोई पूछ रहा है, ना संघ को कोई पूछ रहा है। मोदी इनका अंतिम कार्ड है जिसको खेलने की कोशिश कर रहे हैं। जी। एक हीरो वर्शिप की प्लानिंग चल रही है, उसी के तहत ये ध्यान जो किया जा रहा है ये भी किया जा रहा है। ठीक है, यू मेड योर पॉइंट, ओके। लेकिन स्वामी दीपांकर देखिए, इस चुनाव के अंदर बहुत सारी बातें आई, सनातन को बहुत कुछ कहा गया, अब ध्यान को लेकर भी राजनीति हो रही है, चुनावों की बेला है, सब कुछ होगा, लेकिन ये तो अंतिम चरण है और नरेंद्र मोदी उसकी शरण में चले गए हैं जहां पर वो ध्यान लगा रहे हैं, यानी महादेव की शरण में। पिछली बार भी गए थे, समझता हूं अमीश भाई, पिछली बार भी गए थे और रिकॉर्ड बनाया था सीटों का।
अमीश भाई, हमें याद है पिछली बार प्रधानमंत्री जी केदार में थे और उस पर भी आपने संवाद किया था और उसमें भी हम लोग सम्मिलित थे। इतना ही कहूँगा कि ठीक है, अपने विचार हो सकते हैं, अपनी चर्चा हो सकती है और कोई भी चरण आखिरी नहीं होता, इतना मैं समझता हूं। मगर हाँ, इतना जरूर कहूंगा कि आप सभी लोग राजनीतिक व्यक्ति हैं, तकरीबन एक मुझे ही छोड़ करके। आप सब लोगों को अनंत शुभकामनाएं, आप लोग खूब आगे बढ़े। शुभकामनाएं दे रहे हैं, लेकिन कंचना यादव, क्या आपको लगता है एक बात कह दूं जी समय में इतना ही है। कंचना यादव, क्या 10 सेकंड के अंदर क्या आपको लगता है कि वाकई इंडिया अलायंस की सरकार आ रही है इस बार? देखिए, इंडिया अलायंस की सरकार आ रही है। आरएसएस, बीजेपी, हर कोई मोदी जी को डिसोन करने जा रहा है। और जो 700 बार अपना ही नाम मोदी जी लिए, फिर नड्डा नड्डा जपेंगे कि नड्डा की वजह से हार गए। ठीक है, वक्त एक अंतराल का है, लेकिन ब्रेक के उस पार टक्कर में बात होगी नवीन पटनायक के साथ आखिरकार क्या हो रहा है। टक्कर का इलेक्शन एडिशन, और बात करेंगे नवीन बाबू की, नवीन पटनायक की। नवीन पटनायक के साथ क्या हो रहा है, जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो क्या इशारा कर रही हैं। इस समय की बहुत बड़ी खबर है, नवीन पटनायक ने अपनी सेहत को लेकर कहा है कि मेरी सेहत बिल्कुल ठीक है। भ्रम फैलाया जा रहा है मेरी सेहत को लेकर। उनकी तस्वीरें वायरल हुई हैं इस समय, जिसमें उनके हाथ कांप रहे हैं और बीजेपी भी उस पर सवाल उठा रही है। बीजेपी 10 साल से अफवाह फैला रही है। नवीन पटनायक ने अपने एक इंटरव्यू में यह बात कही है। मेरे साथ धर्मेंद्र प्रधान जुड़ रहे हैं, केंद्रीय मंत्री और ओडिशा के लोकप्रिय नेता भी हैं। धर्मेंद्र प्रधान जी, मेरा पहला सवाल आपसे यही है कि नवीन पटनायक की हेल्थ को लेकर एक संशय पैदा किया जा रहा है, भारतीय जनता पार्टी भी सवाल उठा रही है, आप एक पैनल भी बनाने वाले हैं अगर आप सत्ता में आए, क्या मामला है ये पूरा? देखिए, इसको कल माननीय प्रधानमंत्री जी ने बहुत जिम्मेवारी के साथ इस विषय को उठाए हैं जी। पिछले कई महीनों से जिस प्रकार की आचरण हो रहा है, सार्वजनिक आचरण हो रहा है, इसमें से कुछ दाल में काला है ऐसे स्पष्टता ध्यान में आ रही है, स्पष्ट हो रही है जी। इसको देखो, एक कोई व्यक्ति का विषय नहीं है, एक राज्य की मुख्यमंत्री का ये सारे रवैया, सारे कार्यक्रम, सारे स्वभाव, निश्चित रूप में अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। इसके ऊपर कोई ना कोई उसको तो जवाब देना पड़ेगा। ये बात मेरे सामने भी आई है, मेरे को ध्यान में आया है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपना एक सफाई दिया है, लेकिन पिछले कई महीनों की जो सब कांड हुए हैं, जो सब घटनाएं हुए हैं, जिस प्रकार की वीडियो सामने आई है, इसमें प्रधानमंत्री जी ने जो विषय कहा है वो सही कहा है। विशेष करके हमें चिंता है पिछले दिनों में मुख्यमंत्री जी की के सामने जो फाइल रखी गई होगी, क्या उन्होंने साइन किया या उनकी डिजिटल साइन करवाया गया? डिजिटल साइन किसने करवाया? इस प्रकार की हालत आई क्यों? क्या क्या निर्णय हुए हैं? ये सारा विषय निश्चित रूप में आने वाले बीजेपी की सरकार तहकीकात करेगी। यही एक मुद्दा है, इसको निश्चित किया जाएगा। क्या आपको लग रहा है, क्योंकि क्या आपको लगता है एक बड़ी कॉन्स्पिरेसी हुई है उनकी हेल्थ को लेकर, जैसा बीजेपी कह रही है कि कुछ बड़ा खेल है इसके अंदर, क्यों लगता है आपको? देखिए, मैं पहले भी आपकी चैनल में कहा हूं, क्या इस राज्य के मुख्य चीफ सेक्रेटरी उनको मिल पाते हैं? क्या इस राज्य के डीजी उनको मिलते हैं? क्या उनकी कोई राजनीतिक सहयोगी उनको इन दिनों में, पिछले उन्होंने कैंपेनिंग का बात कही है, क्या पिछले कैंपेनिंग में उनके साथ कोई पॉलिटिकल व्यक्ति घूम रहा है? क्या उनकी कोई मीटिंग में, उनको कोई स्ट्रैटेजी मीटिंग में बैठते हुए किसी ने देखा है? जो नवीन पटनायक जी को पिछले दिनों में जानते हैं, उसकी विपरीत कुछ हो रहा है। जब हो ही रहा है तब प्रश्न आना स्वाभाविक है। उन्होंने अपना एक सफाई आज दिया है, लेकिन विषय उनकी व्यक्तिगत का विषय नहीं है, वो उनकी स्वास्थ्य और दीर्घायु हो, शतायु हो, वो स्वस्थ रहे, हम सभी की इच्छा है। लेकिन 4.5 करोड़ लोगों की राज्य है, उस प्रकार की राज्य की अकाउंटेबिलिटी, उत्तरदायी, जवाबदेही सार्वजनिक होनी चाहिए जी। लेकिन एक पांडियन को लेकर, वीके पांडियन को लेकर नवीन पटनायक ने बोला कि वो मेरे सक्सेसर नहीं होंगे, जिसको बीजेपी ने बड़ा चुनावी मुद्दा बनाया था। क्या अब आपके हाथ से वो मुद्दा निकल गया है, क्योंकि नवीन पटनायक ने खुद उसको आके क्लैरिफाई करने का प्रयास किया है? ये वो प्रयास ही किए हैं। अभी तक पूरा कैंपेनिंग खत्म होने की आखिरी दिन जी उन्होंने किया है। उसकी मतलब क्या है? जब उनको पक्का हो गया है कि शायद इस बार जाना 100% तय है, उन्होंने एक आखिरी दांव खेला है। लेकिन ये सब जानते हैं कि कैंडिडेट कौन तय किया, कैंपेनिंग कौन कर रहा है, सभा किसकी हो रही है। ये कोई काल परसों से तो नहीं हो रही है, पिछले 1 साल से एक योजना के तहत इसको किया जा रहा है।
निर्णय कौन लेता है, निर्देश कौन देता है, सीएम्स डिजायर की थ्योरी कौन चलाता है। लेकिन क्या हुआ क्या है नवीन बाबू को, क्योंकि एक और वीडियो शेयर किया गया जो सोशल मीडिया पे, उनकी लात को कोई कंट्रोल कर रहा है और पांडियन साहब भी उनकी लात को कंट्रोल कर रहे हैं, वो भी वीडियो शेयर किया हेमंता बिस्वा शर्मा ने। हुआ क्या है पांडियन नवीन बाबू को? देखो, मैं किसी की व्यक्तिगत स्वास्थ्य के ऊपर टिप्पणी देना उचित नहीं मानता हूं, लेकिन मैं दो विषय कहूंगा। माननीय मुख्यमंत्री जी दीर्घायु हो, शतायु हो, व्यक्तिगत रूप में स्वस्थ रहे, ये हम सभी की कामना है। लेकिन एक राज्य के मुख्यमंत्री करके उनकी जो भूमिका प्रशासनिक और उनकी राजनीतिक जो भूमिका रही है, निश्चित रूप में ये एक प्रश्न खड़ा किया है। उसी के बारे में भारतीय जनता पार्टी ने एक मत दिया है, उसमें हम अपना काम करेंगे। जी, करीब 2.5 महीने बाद लोकसभा चुनाव का प्रचार समाप्त हो गया। प्रधानमंत्री ध्यान लगाने गए हैं, लेकिन विपक्ष उस पर सवाल उठा रहा है। देखिए, ये उनकी मानसिक दिवालियापन की परिचय है। पिछले बार भी माननीय प्रधानमंत्री जी चुनाव शोर शराबा जब खत्म हो गई तब भी गए थे ध्यान करने के लिए। प्रधानमंत्री जी एक राजयोगी है, राजऋषि है, उनकी आध्यात्मिकता के साथ अत्यंत जुड़ाव है। खुद को डिटॉक्सिफाई करने के लिए खुद के अंदर जो ऊर्जा उन्होंने खोया है, इतने बड़े कैंपेनिंग में स्वाभाविक एक ऊर्जा लॉस होती है, उसको रीगेन करने के लिए उनके हाथ में देश में और बड़े बड़े काम होना बाकी है। इसको रीगेन करने के लिए कोई भी सामान्य व्यक्ति कुछ समय सांस लेता है। माननीय प्रधानमंत्री जी आध्यात्मिक व्यक्ति होने के कारण खुद को कंसंट्रेशन में गए हैं, उन्होंने आध्यात्म के साथ जुड़ने के लिए गए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया धर्मेंद्र प्रधान जी, इतने महत्वपूर्ण विषय पर और इतने जरूरी समय पर हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच, प्लेजर हैविंग यू। तो फिलहाल सीएनबीसी आवाज की टक्कर में इतना ही। आप सबको मेरा नमस्कार, लेकिन अपना वोट जरूर डालिए, सबसे ज्यादा जरूरी काम।